भला एक सगा भाई भी अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है? उसने तो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। मेरा नाम सबा है। मैं आज आप सबको अपनी एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आपका भी दिल कांप उठेगा। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी हमारी उस रास्ते पर कर देती है जहाँ पर हमें किसी की मदद की उम्मीद भी नहीं होती। मेरी उम्र 21 साल थी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मेरी आदत थी, मैं गरीबों की बहुत मदद किया करती थी। कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। ना जाने क्यों दूसरों की तकलीफ़ देखकर मुझे अपनी तकलीफ़ का अंदाज़ा खूब हो जाता था। शादी से पहले मैं एक छोटे से स्कूल में जॉब किया करती थी। मेरी अम्मा तो इस दुनिया में नहीं थी। जब मैं 11 साल की थी तो वो मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी थी। मेरे बाबा थे जिनका अपना बहुत बड़ा कारोबार था। हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जॉब करना और बच्चों को पढ़ाना किसी मजबूरी की वजह से नहीं नौकरी करती थी, सिर्फ अपने शौक़ की वजह से किया करती थी। मुझसे बड़े एक भाई थे जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। हाँ, मगर बाबा उनके लिए लड़की तलाश कर रहे थे। मेरे बाबा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मैंने अपने बाबा से अपनी शादी के लिए अभी सख्ती से मना किया हुआ था क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। अभी तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी की थी। मेरे बाबा ने शुरू से ही मेरी हर बात को अहमियत दी थी। भाई अख्तर के लिए पापा ने एक अच्छी लड़की तलाश कर ली थी और इस तरह से मेरे भाई अख्तर की शादी हो गई थी। भाभी जमीला के घर आ जाने से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मुझे लगता था मुझे एक साथी मिल जाएगी, मगर भाभी तो अपने ही दुनिया में मगन रहती थी। उन्होंने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की थी। पापा ज़्यादातर बाहर रहते थे, मैं भी अपनी स्कूल जाया करती थी। लेकिन एक दिन स्कूल से वापस घर आते वक्त रास्ते में मुझे एक मासूम सी लड़की मिल गई जो बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो बेचारी सड़क के किनारे बैठी हुई थी और मैं ट्रैफिक में फंसी हुई थी। जब मेरी नज़र सड़क के किनारे बैठी हुई उस लड़की पर पड़ी, वो लड़की 13 साल की उम्र की थी। दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं अपनी गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ गई और जब मैंने उससे पूछा, वो बेचारी बहुत ज़्यादा भूख से तड़प रही थी। बाजी, बहुत तेज़ भूख लग रही है। मेरी माँ सगी इस दुनिया में नहीं है। पापा ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। बाबा के सामने सौतेली माँ मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया इस्तेमाल करती है, लेकिन उनके पीछे मुझे अपनी दुश्मन समझती है। मेरे बाबा मेरी हर बात को अहमियत देते हैं। दरअसल कुछ दिनों से मेरे बाबा दूसरे शहर नौकरी करने गए हैं, लेकिन मेरी सौतेली माँ मुझे खाना कुछ भी नहीं देती है, जबकि मुझे पढ़ने के लिए और डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ है। वो नहीं चाहती मैं स्कूल जाया करूं। मेरे बाबा ने मेरा एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाया हुआ है। मेरी सौतेली माँ मुझे मना करती है कि पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में रहकर घर के काम किया कर। लेकिन मैं घर के सारे काम करती हूँ और अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ सकती। जिस दिन से मेरे बाबा इस शहर से गए हैं, उन्होंने मेरी सौतेली माँ से कहा इसका अच्छे से ख्याल रखना, लेकिन वो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। वो मुझे बहुत मारती है। मैं सुबह सवेरे ही घर के सारे काम कर लेती हूँ और अपने सौतेली माँ को सोता हुआ छोड़कर स्कूल के लिए आ जाती हूँ। लेकिन जब छुट्टी के बाद घर वापस जाती हूँ तो सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है और कहती है, तुझे मना भी किया था फिर भी तू स्कूल जाती है। अगर स्कूल जाएगी मैं तुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं दूंगी। बाजी, मुझे भूख में रहना मंजूर है, मगर मैं पढ़कर किसी काबिल बन जाऊंगी। मेरी सौतेली माँ ने मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। मैं इसी तरह से भूखी प्यासी स्कूल जाती रहूं। आज स्कूल में मेरा भूख और प्यास की वजह से बुरा हाल हुआ था। मैं पैदल चलकर अपने घर जा रही थी, मगर भूख की वजह से मुझसे चला भी नहीं जा रहा, इसीलिए यहाँ रोने के लिए बैठ गई। मैंने इस लड़की से कहा, तुम फिक्र मत करो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ।
मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उठकर मेरे साथ चलने लगी और वहाँ जाने के बाद मैंने उसको पेट भरकर खाना खिलाया। वो लड़की बार बार मुझे दुआएं दे रही थी और कह रही थी, आपने आज मेरी मदद की है, अल्लाह ताला हमेशा आपकी मदद करेगा। मगर कहते हुए उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए। मैंने कहा, क्या हुआ है, अब क्यों रो रही हो? अब तो तुम्हें पेट भरकर खाना मिल गया है ना, अब तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आओ। वो लड़की कहने लगी, आज आपने मेरी मदद की है, लेकिन मेरी सौतेली माँ मुझे हर रोज़ ऐसा ही करती है। अब मैं घर जाऊंगी तो वो फिर मुझे स्कूल की ड्रेस में देखकर गुस्सा हो जाएगी और मुझे खाने के लिए फिर भी कुछ नहीं देगी। मेरी ज़िंदगी तो इसी तरह गुज़र रही होगी। बस अल्लाह ताला से दुआएं मांगूंगी कि मेरे पापा जल्दी से वापस घर आ जाएं, क्योंकि बाबा तो यही चाहते हैं मैं पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाऊं। जब वो बाहर जाते हैं तो मेरी सौतेली माँ मगर उनके पीछे मुझे घर की नौकरानी बनाकर रखती है। मैंने कहा, तुम अपने सौतेली माँ की शिकायत अपने बाबा से क्यों नहीं करती, क्यों सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रही हो? तो वो कहने लगी, बाजी आप मेरी माँ को नहीं जानती, मैं कई बार अपने बाबा से उनकी शिकायत करने की कोशिश की है, बदले में उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर अपना सपना किसी भी तरह ज़ाया होने नहीं दूंगी। एक दिन मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाऊंगी, जो हो जाए मैं हालात से लड़कर अपने सपने को पूरा करूंगी, भले ही मुझे उसके लिए अपनी सौतेली माँ के सारे जुल्म बर्दाश्त क्यों ना करने पड़ जाएं। उस लड़की की आंखों में अपना सपना पूरा करने का जज्बा साफ साफ नज़र आ रहा था। शायद यही जज्बा अगर हमारे हर लड़की के अंदर आ जाए तो हमारा सपना पूरे कभी भी हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं ऐसे ही बातें सोच रही थी, तभी अचानक मेरे मोबाइल की रिंग बजने लगी। मैंने देखा मेरे घर से मेरे लिए कॉल्स आ रही थी। मैंने उस बच्ची से कहा, तुम यहाँ पर बैठो, जो कुछ खाना है खा सकती हो, मैं बिल पे कर दूँगी, लेकिन अब मुझे जाना होगा। मैं भी एक स्कूल में टीचर की नौकरी करती हूँ, मुझे भी बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक़ है। मैं अपने घर जा रही थी, मुझे घर पहुँचने में देर हो गई। उस लड़की को मैंने गले से लगाकर वापस अपने घर चली गई थी। अगले दिन फिर वही लड़की सड़क के किनारे मुँह लटकाते हुए बैठी थी। फिर मैंने उस लड़की को देखा, उसके पास गई और उसका चेहरा देखकर मैं समझ गई थी वो बेचारी आज फिर से भूखी है। आज मैंने उसको बाज़ार का खाना नहीं खिलाया था, क्योंकि बाज़ार का खाना रोज़ रोज़ खाने से इंसान बीमार हो जाता है। आज मैंने उसको अपने हिस्से का लंच दे दिया था और फिर उसने खाना खा लिया। आज वो मुझे ढेर सारी दुआएं दे रही थी, क्योंकि आज मैंने उसके लिए स्कूल में अपना लंच फिनिश नहीं किया था। मैं तो अपने घर भी जाकर खाना खा सकती थी, मगर इस बेचारी को पेट भरकर खाना नहीं मिलने की सज़ा थी कि ये अपनी तालीम हासिल कर रही थी। ना जाने इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। फ़िलहाल इस लड़की ने आज भी पेट भरकर खाना खा लिया था। कई दिन इस तरह से गुजर गए। मुझे हर रोज़ सुबह को हमारे घर की नौकरानी लंच टिफ़िन में डालकर देती है, लेकिन मैं उसके लिए खाना बचाकर लेकर आती थी और फिर छुट्टी के घर लौटते ही उस बच्ची को सड़क के किनारे बैठा हुआ देखती तो अपना खाना उसे दिया करती थी, क्योंकि अब तो वो भी मेरे इंतज़ार में सड़क के किनारे बैठी होती थी। उसे ही मुझसे उम्मीद थी, मेरे आने पर उसे पेट भरकर खाना मिल जाएगा। मेरी ज़िंदगी भी इसी तरह गुजर रही थी। भाभी से मुझे ज़्यादा कोई मतलब नहीं था, क्योंकि भाभी एक अमीर फैमिली की थी और बहुत बिगड़ी हुई घमंडी लड़की थी, इसीलिए अपने आगे वो किसी को कुछ नहीं समझती थी। भाभी के आ जाने के बाद भाई भी बदल गए थे, उसके बावजूद मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया था, क्योंकि मेरे बाबा मुझसे प्यार किया करते थे। मगर एक दिन मेरी ज़िंदगी से खुशियां ख़त्म होने का वक़्त आ गया। मैं बच्चों को एक इम्पोर्टेंट बात समझा रही थी, इसीलिए मेरा मोबाइल साइलेंट पर था। घर से मुझे बहुत सारी कॉलें आ रही थी, लेकिन मोबाइल साइलेंट पर होने की वजह से मुझे कॉल की आवाज़ का पता ही नहीं चला।
जैसे ही मेरी क्लास ख़त्म हुई तो मैंने अपने मोबाइल को खोलकर देखा। ये देखकर मैं दंग रह गई थी। मेरे फ़ोन पर ढेर सारी मिस कॉल्स आई थी। मैंने जैसे ही पलटकर कॉल की तो मुझे पता चला बाबा को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। मैं फ़ौरन ही घर से अस्पताल के लिए निकली और जब अस्पताल पहुंची वहां जाकर पता चला जिस तरह बाबा की मौत हुई थी वो मुझे याद करते करते इस दुनिया से चले गए। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक दिन था, क्योंकि उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में बुरा वक़्त आना शुरू हो गया था। अपने बाप की मौत पर मैं फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि वही एक अब मेरा सहारा था जो अब मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के साथ प्यार करने पर कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। भाभी के आ जाने के बाद भाई ने अपनी बहन पर तवज्जो देना बंद कर दिया था, लेकिन मेरे बाबा एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा था, और आज मेरा इतना ख्याल रखने वाला इंसान मुझसे जुदा हो गया था। अपने बाबा के जाने के बाद मैं अब ज़्यादातर घर में रहती थी। मेरे चेहरे से हंसी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मेरे बाबा की मौत का सदमा डायरेक्ट मेरे दिल को जाकर लगा था। मैं हर रोज़ अपने बाबा को याद करते रोती थी। भाभी जमीला जब ये बात देखी, घर में सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती हूँ, तो उन्होंने अपनी दोस्तों को घर बुलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उनको रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं बचा। और मैं बाबा के सदमे को दिल से लगाकर बैठी कमरे में बंद रहती थी। भाभी जमीला से कोई कुछ कहने वाला नहीं था। भाभी जमीला अपने फ्रेंड्स को घर बुलाती रहती थी, साथ ही साथ कोई पार्टियां भी करती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में थी जब मुझे तेज़ गानों की आवाज़ आ रही थी, और ये आवाज़ हमारे घर से आ रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा भाभी जमीला अपने दोस्तों के साथ हॉल में डांस कर रही थी। मैंने स्पीकर के बटन को बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो बंद हो गया। मैंने भाभी से कहा, भाभी आपको शर्म नहीं आती? अभी बाबा के मौत को कितने दिन हुए हैं और आप यहाँ अपने दोस्तों को बुलाकर नाच गाना कर रही हो। मेरी भाभी जमीला कहने लगी, क्या तुम्हारी तरह अपने बाप की मौत का सदमा अपने दिल को लगा कर रखूँ? वो तुम्हारा बाप था, मेरा नहीं। मैंने भाभी जमीला से कहा, आप कैसी बातें कर रही हो? बाबा आपके ससुर थे, उन्होंने आपको बहू नहीं बल्कि हमेशा बेटी समझा था। आपको अपने अल्फाज बाबा के लिए अपने मुंह से नहीं निकालने चाहिए। अगर ये बाई को बात पता चली तो आप जानती हो बाई आपसे कितना नाराज़ हो जाएंगे। भाभी जमीना कहने लगी, ये बात उनको कौन बताएगा, तुम या फिर मैं? तुम फिक्र मत करो, तुमसे पहले ये बात मैं उनको खुद ही बता दूंगी। हाँ, आइंदा अगर तुम मेरे किसी मामले में टांग अड़ाने की सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने भाभी के हाथ पर तवज्जो दिया, देखा तो ये देखकर मैं दंग रह गई थी, क्योंकि उनके हाथ में शराब का गिलास था, जबकि उनकी बाकी सारे फ्रेंड्स के हाथ में ड्रिंक्स के गिलास थे। मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, भाभी आप हमारे घर में शराब पी रही हो? हमारे घर में आज तक किसी ने ड्रिंक नहीं की है। वो कहने लगी, हाँ, तुम्हारे घर में किसी ने ड्रिंक नहीं की होगी, मगर मैं तो शुरू से ड्रिंक करती हूँ। मैंने जमीला को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। फिर भाभी को गुस्सा आया। उसने नौकर से कहकर मुझे ज़बरदस्ती कमरे में भेज दिया। कहने लगी, आज मैं तुम्हारा इलाज ज़रूर करूँगी, आने दो तुम्हारे भाई को। मैं अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो रही थी। भाभी बहुत बुरी थी, ये बात तो पहले से ही मैं अच्छी तरह जानती थी, लेकिन वो इतना गिर सकती है और इतना बिगड़ी हुई लड़की है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हमारे ही घर में अंदर शराब पी रही थी और अपनी घटिया दोस्तों के साथ डांस कर रही थी। मुझे हंगामे की आवाज़ सुनकर जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर आ गई तो भैया ने कहा, तुमने आज मेरी बीवी जमीला को उसके दोस्तों के सामने इंसल्ट की है। मैंने कहा तो भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, भाई मैंने उनकी कोई इंसल्ट नहीं की। तो भाई कहने लगा, देखो अपनी भाभी को, जब से मैं ऑफिस से आया हूँ रोई जा रही है और उसकी दोस्तों ने भी मुझे फ़ोन करके बताया था।
तुम्हारी बहुत बहन बदतमीज़ है। आज उसकी भाभी आखिर की बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। भला एक भाई अपनी बहन पर हाथ उठा सकता है? भाई ने उसी दिन फैसला कर लिया था कि वो मेरी शादी कर देंगे। फिर ऐसा ही हुआ। भाभी जमीला ने मुझे घर से निकालने में कामयाब रही थी। मैं शादी होकर अपने ससुराल चली गई थी। हाँ, मगर जिस घर में मेरी शादी हुई थी, मेरे बाबा ज़िंदा होते तो कभी भी ऐसी फैमिली में मेरी शादी नहीं करते, क्योंकि ये मिडिल क्लास लोग थे। भाभी ने अपनी दुश्मनी मुझसे निकालने के लिए जानबूझकर भैया से कहकर मेरी शादी एक ऐसे ख़ानदान में करवाई थी जहाँ पर मैं ना खुश रह सकूँगी। मेरे ससुराल में मेरे शौहर अली के अलावा उसकी माँ और उसका छोटा भाई भी था। हमारे पास अल्लाह ताला का दिया सब कुछ था और मुझे दहेज में कुछ भी नहीं दिया था। जब इन लोगों की घर शादी होकर आई थी तो मेरा शौहर अली मेरी खूबसूरती की तारीफ़ें करता था। उसको देखकर लगता था वो मुझे चाहता है, मगर नीयत ख़राब मेरी सास की थी, जो बात बात पर मुझे ताना दिया करती थी कि इतने बड़े घर की बेटी होने के बावजूद तुम खाली हाथ हमारे घर आई हो। मैं उनको यही समझाने की कोशिश करती थी कि शादी के लिए मैं तो राज़ी नहीं थी, मगर मैंने अपने घर की इज़्ज़त को बचाने के लिए अपनी भाई की मर्ज़ी से शादी की है। मेरी सास इस बात पर मुझे खूब डांटती थी, कहती थी तुम बड़े घर की बेटियां इसी तरह ज़बान चलाती हो, मगर तुम्हें इस घर से सुकून से रहने का हक़ तभी मिलेगा जब तुम अपने दहेज का हिस्सा हमें लाकर दोगी। मैंने अपनी सास से कहा मैं आपकी कोई बात का मतलब नहीं समझ पाई। तो वो कहने लगी, तुम जानती हो हम गरीब लोग हैं, मेरे 2 ही बेटे मजदूरी करते हैं। मैं तो अपने भले के लिए तुम्हें इस घर में बहू बनाकर इसीलिए लेकर आई थी ताकि तुम्हारे आने से ढेर सारा दहेज आ जाएगा और तुम्हारे घर वाले दहेज में कुछ रकम भी दे देंगे, जिससे मेरा बेटा अपना कारोबार शुरू कर सकेगा। मगर तुम तो यहाँ खाली हाथ आ गई। अब भले बताओ हमारे घर का खर्चा कौन चलाएगा? तुम्हारी भाभी ने तो मुझे भरोसा दिलाया था वो अपनी नंद को दहेज में ढेर सारा सामान और मोटी रकम के साथ रुखसत कर देगी, मगर तुम्हारी भाभी तो बड़ी चालाक और झूठी औरत निकली। उसने तो खाली हाथ तुम्हें हमारे घर भेज दिया। मैं चाहती हूँ तुम अपने मायके जाओ और वहाँ जाने के बाद अपने भाई से कहो तुम्हारे हिस्से का दहेज तुम्हें दे दे। मैंने कहा, आप किस तरह की बातें कर रही हो? मैं इतनी गिरी हुई हरकत कभी भी नहीं कर सकती हूँ। मैं उन लोगों के पास जाकर उनसे अपने दहेज के पैसे मांगूंगी। बस जिस तरह से यहाँ आ गई हूँ वही बहुत है। मेरी सास ने मेरी बाल चोटी से पकड़कर कहने लगी, तो फिर इस घर में तुम्हें खाने तक कुछ भी नहीं मिलेगा और इस घर में बहू बनने का हक तभी तुम्हें मिलेगा जब तुम हमें पैसे लाकर दोगी। मैंने अपनी सास से कहा, आपको मुझसे कुछ भी कहने का हक नहीं है। मैं इस बारे में अपने शौहर अली से बात करूंगी, मगर मुझे अपने बेटे के कारोबार के लिए तुम पैसे लाकर दोगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मजदूर बनकर सारी ज़िंदगी गुजारे। अपनी सास की बातों से मुझे तकलीफ़ पहुंची थी और मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। उन्होंने मुझ पर तशद्दुद करना शुरू कर दिए थे। घर के सारे काम मुझसे करवाया करती थी और सारे लोगों के सामने मुझे जलील करती थी। मोहल्ले की कोई औरत अगर उनके पास आकर बैठ जाती तो कहती, कितनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लाई है। वो इस बात पर कहती, इसकी खूबसूरती पर मत जाओ, भले ही ये अमीर घर की लड़की है, मगर दहेज में इसके भाई ने इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया। जब मैंने अपना इतना हट्टा कट्टा बेटा इसके हवाले कर दिया है तो इसे बदले में उसकी मदद करनी चाहिए। वो भी फैक्ट्री में जाकर मजदूरी करता है। ये चाहे तो अपनी भाई से कुछ रकम लाकर अपने भाई से जाकर ऐसा कहे, मेरा शौहर एक मजदूर है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, कि उसका शौहर अली परेशान है। मैं अपनी सास की सारी बातें खामोशी से सुनती रहती थी। मुझे अफसोस होता था कि मेरी भाभी ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया। मुझे याद है जब भाई को गुस्सा आया था तो भाई ने भाभी से कहा था, तुम इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करो, मैं जल्द से जल्द इसकी शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि पापा के मरने के बाद ये हमारी शादीशुदा ज़िंदगी को जहर घोल दे।
भाई को मुझसे इतनी नफ़रत हो गई थी, मगर असल में तो उन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी को ख़राब करके रख दिया था। मैं अपने शौहर अली को उसकी माँ की सारी बातें बताती तो मेरा शौहर अली कहता, मेरी माँ कुछ गलत नहीं कह रही। अगर मेरे कारोबार के लिए तुम अपने भाई से थोड़े पैसे लाकर दोगी तो उनमें कोई गलत बात नहीं है, ये तुम्हारा हक है। आखिर तुम अपने अपने ही तो पैसे इन लोगों से मांग रही हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें दहेज में कुछ भी नहीं दिया। अपने शौहर अली की बातें मैंने कहा, कभी भी अपने भाई से पैसे नहीं मांगूंगी। वो कहने लगा, तुम लड़कियों की यही परेशानी होती है, तुमने मेरी माँ को नहीं देखा, उन्होंने मेरे बाबा के लिए कितने वक्त तक दुख देखे हैं, और तुम होके अपने भाई से कारोबार के लिए पैसे नहीं मांग सकती। मेरे शौहर अली मुझसे इस बात पर नाराज़ रहने लगा था। कई साल इसी तरह गुजर गए थे और फिर मेरी सास ने अपने छोटे बेटे का रिश्ता कर दिया था। उन्होंने मेरे देवर की शादी भी एक अमीर फैमिली की लड़की से की थी। उनकी बड़ी बहू भी अमीर फैमिली की थी। उन्होंने ज़बरदस्ती इन लोगों से मेरी बुराइयां की थी, जब मेरे देवर भी उस लड़की को पसंद करता था। जब मेरे देवर का रिश्ता पक्का हो गया, मेरी सास को इस बात का बहुत घमंड था कि आने वाली बहू ढेर सारा जहेज लेकर आएगी। एक दिन मैं तंग आकर अपने भाई के पास अपने शौहर के लिए कारोबार के लिए पैसे मांगने चली गई। मैं वहां गई तो भाभी का रवैया मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने भाभी को इग्नोर किया और भाई से बात करने की कोशिश की। जब मैंने भाई को पूरी बात बताई तो मेरे भाई कहने लगे, साफ साफ मना कर दिया, तुम्हें पैसे नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारी सास एक घटिया औरत है। अगर मैंने तुम्हें आज पैसे दिए तो तुम्हारी सास को बढ़ावा मिल जाएगा, वो हर बार तुम्हें यहाँ पैसे के लिए भेज दिया करेगी। उसे कहो अपने बेटे से कहे मेहनत किया करे, अपनी मेहनत से अपना कारोबार खड़ा कर सकता है। ज़रूरी नहीं है हम लोग उसे पैसे देंगे तभी वो अपना कारोबार खड़ा करेगा। मैंने अपने भाई से कहा, ये बात आप लोग उनसे करें ना, क्योंकि आप लोगों ने मेरी शादी एक ऐसी फैमिली में करा दी जहाँ पर सब लोग लालची हैं। मेरा भाई कहने लगा, तुम्हारा नसीब वहाँ पर लिखा हुआ था। मैंने कहा, नहीं भाई, भाभी ने ना जाने मुझसे कौन से जन्म का बदला लिया है। बाबा जिंदा होते तो वो कभी ऐसा नहीं होने देते। मैं गुस्सा होकर वहाँ से उठी क्योंकि मुझे अपने भाई से कोई भी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोच लिया था अब चाहे जो भी हो जाए, किसी के कहने पर मैं इन लोगों से मदद के लिए नहीं आऊँगी। मैं शर्मिंदा होकर अपने घर आई तो मेरी सास ने मुझसे सवाल किया और वहाँ कहने लगी, पैसे लेकर नहीं आई। उन्होंने मेरा लटका हुआ चेहरा और खाली हाथ देखे और कहने लगी, याद रखना तुम्हें इस घर से निकालने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगी। मैं खामोश रही क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती थी। सब लोगों का रवैया मेरे साथ बहुत ख़राब था। एक तो मेरे देवर की शादी थी जिस पर घर में बहुत सारे काम थे, वो सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। सारे काम का लोड मेरी सास ने मुझ पर ही डाल दिया था। फिर मेरे देवर की शादी हो गई और देवरानी रुखसत होकर यहाँ आ गई थी। देवरानी अपने मायके से ढेर सारा जहेज लेकर आई थी। उस दिन के बाद मेरी इस घर में इज्जत और भी ज़्यादा कम होनी शुरू हो गई थी और फिर देखते ही देखती मेरी शादी को पूरे 8 साल गुजर गए थे, मगर मेरी ज़िंदगी का अब तक जहन्नम में थी। देवर भी अपनी बीवी के पल्लू में बंधा रहता था। मेरे शौहर अली ने कभी भी मुझसे इतना प्यार नहीं किया था जितना मेरा देवर अपनी बीवी से करता था। आज मुझे पता चल रहा था कि पैसे और पैसों वालों की कितनी अहमियत होती है। मेरी सास, मेरी देवरानी सारा दिन घर में आराम करती और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया करती थी और मैं नौकरानियों की तरह गर्मी में सारा दिन भी घर की काम करती। कभी घर का काम करती तो कभी इन लोगों को खाना भी बिस्तर पर पहुंचाया जाता था। मैं अपने शौहर अली को देख देख कर अपनी मोहब्बत के लिए तरसती थी क्योंकि वो घर में होता तो मुझे देखकर इग्नोर किया करता था। इन सब लोगों का यही कहना था, अगर मैं अपने शौहर अली के कारोबार के लिए अपने भाई से पैसे लाकर दूंगी तो ये लोग मुझे इस घर में अहमियत देना शुरू कर देंगे।
लेकिन अब इतने साल गुजरने के बाद इन लोगों को पता चल गया था कहीं अपने भाई से पैसे नहीं ला सकती हूँ, फिर भी मगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। मैं दोबारा अपने भाई के आगे झुकना नहीं चाहती थी। अब जब से मेरी देवरानी इस घर में आई थी सब लोग उसके दीवाने हो गए थे। देवरानी जैसा कहती इस घर में वैसा ही होता था। देवरानी मुझे बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाती थी। कहने को तो मैं रिश्ते में उससे बड़ी थी, लेकिन वो तो ज़्यादा दहेज और पैसे लाने की वजह से इस घर की मालकिन बनकर रह गई और मुझे तो मेरी सास छोटी छोटी बात पर बातें सुनाया करती थी। एक दिन मेरी देवरानी ने अपने मायके वालों को खाने पर इनवाइट किया था और मुझे मेरी सास और देवरानी ने कहा था मेहमानों के लिए अच्छा सा खाना बनाकर तैयार कर लेना। मैंने उन लोगों के लिए खाना तैयार कर दिया था। रात को जब सब लोग एक साथ खाना खा रहे थे तो मेरी देवरानी की अम्मी ने मेरी तरफ देखकर कहा, बेटा तुम अपनी जेठानी से बातें क्यों नहीं करती? तो मेरी देवरानी अपनी अम्मी से कहा, ये मेरी जेठानी नहीं है बल्कि इस घर की नौकरानी है। इसकी बात सुनकर उसकी अम्मी अचानक चौंक गई। फिर उसने सफाई देते हुए कहा, मम्मी आप नहीं जानती ये दो खाली हाथ यहाँ आई थी, इसीलिए इसकी हैसियत इस घर में बहू की नहीं बल्कि एक नौकरानी की है। ये बात सुनकर मेरी सास और देवरानी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। जब इन लोगों के सामने मेरी खूब इंसल्ट हो रही थी उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया था। मेरी शादी को आहिस्ता आहिस्ता 10 साल होने वाले थे, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई औलाद नहीं थी क्योंकि मेरा शौहर अली तो मुझे वक़्त ही नहीं देता था। मेरी देवरानी की एक खूबसूरत बहन थी, मैंने नोटिस किया था वो अब हमारे घर पर ज़्यादा आने जाने लगी थी और मेरे शौहर अली पर डोरे डालने लगी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसीलिए मैंने अपनी सास से उसकी शिकायत लगाई और मेरी सास कहने लगी इस घर में तुम्हारी जगह अपने घर की बड़ी बहू बनाकर लेकर आऊँगी तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा और मेरे बेटे को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो अपनी सास की बात सुनकर दंग रह गई थी। आखिर मुझे इस घर में रहते हुए 10 साल गुजर गए थे। अगर अब मेरे शौहर अली ने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैंने सास से कहा, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अभी मैं इस बात पर अपनी सास से बहस कर रही थी, तभी मेरी देवरानी आकर कहने लगी, किस बात पर बहस हो रही थी? मैं तो खामोश हो गई थी, मगर मेरे मुंह पर ही मेरी सास ने कहा, कुछ नहीं बहू, इससे कह रही हूँ हमारे घर से चली जाए क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए लड़की तलाश कर ली है। मेरी देवरानी कहने लगी, अच्छा मम्मी, आपने किस लड़की को भाई के लिए पसंद किया है ज़रा मुझे भी बताइए, क्योंकि अगली बार आप इस जैसी लड़की को उठाकर मेरे सर पर मुसल्लत कर देंगी। तो मेरी सास कहने लगी, मैंने सोचा है तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारी जेठानी बनकर। मेरी सास की बात सुनकर अचानक मेरी देवरानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और कहने लगी, आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हो अम्मा, इस तरह हम दोनों बहन मिलकर इस घर पर राज करेंगे और आप फिक्र ना करें। मैं अपने बाबा से कहकर उन दोनों के रिश्ते की बात करती हूँ। मेरे बाबा ने जिस तरह मेरे शौहर को बिजनेस करवाया है इसी तरह मेरे देवर को भी बिजनेस बना देंगे। मैंने तो अपनी देवरानी से कहा, तुम ये मेरे साथ किस तरह की अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो? मेरी देवरानी करीब आई और मुझे घूरते हुए कहने लगी, हाँ मैं तुमसे इस तरह ही घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर सकती हूँ, तुम तो क्या कर लोगी? वो मेरी देवरानी मुझे कहने लगी, तुम जैसे घटिया लड़कियों के साथ ऐसे ही बात करनी चाहिए, ना जाने किस बाप की गंदी घटिया औलाद हो। जब मेरी देवरानी ने ये बात की तो मैंने उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से से चलते हुए अपने कमरे में आ गई। मेरी देवरानी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगी, मैं तुमसे अपने थप्पड़ का बदला ज़रूर लूँगी और तुम्हें इस घर से निकाल कर रहूँगी। देखना, मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही तुमसे अपना बदला लूँगी। मेरी सास को भी मेरे थप्पड़ पर गुस्सा आ रहा था। आज तो उन लोगों ने ठान लिया था वो मेरे शौहर अली से मेरी शिकायत करके रहेंगी।
मैं कमरे में आकर अपनी किस्मत पर बेहद रो रही थी। आज तो मेरा मन कर रहा था मैं अपनी जान ले लूं। मुझे तो अपनी ज़िंदगी पर बहुत बुरी लग रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं रोते रोते सो गई। जब रात के वक़्त मेरा शौहर अली कमरे में आया और मुझे घूरते हुए देखने लगा, क्योंकि आज मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला था। आज ये सब कुछ तो यही होना था, क्योंकि मेरी देवरानी मेरे शौहर अली को मेरे ख़िलाफ़ भड़का चुकी थी। मेरे शौहर अली मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। उसने कहा, तुमने शबाना भाभी पर हाथ उठाया, तुम नहीं जानती हो वो अमीर बाप की बेटी है, तुम्हें अरेस्ट भी करवा सकती है। मैंने अपने शौहर अली को कोई सफाई नहीं दी, क्योंकि कई सालों से पहले भी मैं अपनी भाभी से हाथ के थप्पड़ के बावजूद इल्ज़ाम मेरे ऊपर आया था। मैं खामोश रही थी। मेरे शौहर अली मुझसे जो भी कहता रहा मैं खामोशी से सुनती रही और रोती रही, क्योंकि ऐसा करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं रोती रही। अब तो मेरी देवरानी और मेरी सास मेरे और भी ज़्यादा पीछे पड़ गए थे। उन लोगों ने मेरे घर में रहना एक एक मिनट के लिए दुश्वार कर दिया था। शाम का टाइम था। जब मैं इन सब के लिए चाय बना रही थी, तभी अचानक दरवाज़ा बजा और मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर एक लड़का खड़ा था और मेरी देवरानी का नाम पूछ रहा था। कह रहा था उनके लिए एक पार्सल आया है। मैंने अपनी देवरानी को डिलीवरी बॉय के बारे में बताया, तो वो जल्दी से पार्सल लेने के लिए आ गई थी, मगर उसने मुझे दरवाजे से वापस भेज दिया और कहा, जाओ अपना काम करो, हम लोगों को क्यों देख रही हो। मैं वहाँ से हट गई और अपने काम में बिज़ी हो गई थी। मैं नहीं जानती थी मेरी देवरानी ने क्या मंगाया है। मेरी देवरानी बार बार मेरे शौहर अली को मेरे खिलाफ भड़का रही थी और उसको ये लालच दे रही थी, अगर आप इसे छोड़ देंगे तो मैं आपकी शादी अपनी छोटी बहन से करवा दूंगी। लेकिन मेरे शौहर अली के दिल में अभी भी मेरे लिए मोहब्बत थोड़ी थी, मगर थोड़ी सी ज़रूर दिली थी, इसीलिए वो मुझसे थोड़ी सी हमदर्दी रखता था। तभी तो अपनी माँ और देवरानी के इतना कहने पर मुझे डिवोर्स नहीं दे पा रहा था। तभी रात का खाना सब लोगों ने खा लिया था। मुझे तो भूख नहीं लग रही थी, पर सोचा घर के सब लोगों ने खाना खा चुके हैं, मैं खाना खाने के बाद आराम से लेट जाऊंगी, क्योंकि मुझे घर के काम करते करते बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो जाती है। घर के सब लोग पहले से ही एक साथ बैठकर खाना खा लिया करते हैं। मुझे इतने भी परमिशन नहीं है कि मैं इन सब लोगों के बीच बैठकर खाना खाऊं, इसीलिए सारे काम से फ्री होकर मैं कुछ देर बाद खाना खा लूँगी। अचानक मुझे मेरी सास ने किसी काम के लिए आवाज़ लगाई और मैं उनकी बात सुनने के लिए गई, तो मेरी सास ने मुझसे अपनी दवाई मांगी थी और उनको दवाई देने के बाद जब दोबारा मैं किचन के अंदर आई तो ये देखकर दंग रह गई थी। मेरी देवरानी आज किचन से बाहर निकल रही थी। उसे देखकर मैं चौंक गई थी, क्योंकि जिस दिन से वो इस घर में आई थी उसने अभी तक किचन में एक कदम नहीं रखा था, क्योंकि वह नौकरानियों से और मुझसे अपना सारा काम करवाती है। बस खुद सारा दिन बिस्तर पर बैठकर हुक्म चलाती है। ना जाने वो किचन के अंदर क्या करने आई थी। वो मुझे घूरते हुए कमरे से बाहर निकल कर गई और उसके बाद खाना खाने बैठ गई थी। खाना खाने के बाद बर्तन धोने लगी, लेकिन बर्तन धोते धोते मुझे अचानक अपनी आंखों के सामने अंधेरा नज़र आया और मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्यों मेरा दिल उल्टी से भर आ रहा था, मगर मुझे उल्टी नहीं आ रही थी। मुझे कमज़ोरी महसूस होने लगी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। जैसे ही मेरे आंखों के सामने पूरी तरीके से अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई तो ज़मीन पर गिर गई थी। फिर मुझे पता नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ और मुझे सभी लोग अस्पताल लेकर गए, क्योंकि जब मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो मैं अस्पताल के अंदर थी। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया तो एक नर्स आई और उसने मुझे खामोश रहने के लिए कहा। कहने लगी, लेटी रहो। मैंने कहा,
मैं कहाँ हूँ और वो मुझे कौन लेकर आया है। मेरी बात सुनकर नर्स कहने लगी, तुम तसल्ली रखो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर आई तो उसने मुझे चेकअप किया और मेरी तरफ गौर से देखने लगी और कहने लगी, आप मुझे पहचान गई हैं, लेकिन ये बात बताओ मुझे यहाँ कौन लेकर आया है और मुझे क्या हुआ है। वो डॉक्टर मेरा चेकअप करते हुए कहने लगी, आप दरअसल आपको जहर दिया गया है, आपकी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, आज यहाँ आप अपनी आंखें खोल पाई हैं। डॉक्टर की बात सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जब उस वक़्त मैं पूरी तरह होश में आई थी, डॉक्टर कहने लगी, आपके घर वालों को मैंने जेल पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रखी है, आप होश में आएंगी और सब कुछ सही सलामत रहेगी। डॉक्टर कहने लगी, मैं थोड़ी देर में पुलिस को बुला लाऊंगी और आपका बयान लेंगे, आपके घर वालों को जेल में पहुंचाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैंने कहा, तुम किस तरह की बातें कर रही हो, मुझे तो किसी ने भी जहर नहीं दिया है। उसने कहा, बाजी आप यहाँ पिछले 3 दिन से बेहोश हैं, आपको आपका शौहर अली यहाँ लेकर आया था और जब हमने आपका चेकअप किया आपके जिस्म में जहर भरा हुआ था जिसको हमने निकाल दिया है। हमें समझ में आ रहा है आपको खाने में किसी ने जहर मिलाकर दिया है या फिर कोई उसे खिलाता है। जब तक वो खुद खाता है तो ज़रूर वो खुदकशी करने की कोशिश करता है। अगर कोई उसे ज़बरदस्ती या धोखे से खिलाता है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है। इसीलिए हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और पुलिस भी आपके गुनाहगारों का पता करने की कोशिश करेगी, मगर सबूत और गवाह तो पुलिस आपके गुनाहगारों को अरेस्ट नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने आपके गुनाहगारों के बारे में जानने की कोशिश की। मैं आपके गुनाहगारों में जानने की कोशिश करूंगी, इसीलिए मैंने आपके ससुराल वालों को बता दिया है। आपके जिस्म में जहर पाया गया है और फिर एक ऐसा जहर जो हमारे मुल्क में नहीं मिलता है। उस जहर को दूसरे मुल्क से मंगाना है और जिसने भी आपको जहर दिया है वो ये बात अच्छी तरह जानता है। इस जहर को कितनी क्वांटिटी में देना है और इतनी क्वांटिटी में देने पर इंसान मौके पर ही मौत हो सकती है। जब मैंने देखा था कि आपके घर की एक औरत जो रिश्ते में आपको अपनी देवरानी बता रही थी वो बार बार आपकी हालत जानने के लिए आ रही थी और परेशान नज़र आ रही थी, बाकी घर वालों को कोई इससे परेशानी नहीं थी, सब लोग शांत बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि आपके शौहर को आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जब पुलिस केस हो जाने पर इन सबको कह दिया गया है। डॉक्टर आपको बहाने की कोशिश कर रही है और आप जैसे ही होश में आ जाएंगे तो आपका बयान लिया जाएगा, उसके मुताबिक पता चल जाएगा आपको जहर किसने दिया है। मैंने कहा, लेकिन मुझे पता नहीं मुझे कब जहर दिया गया। हाँ, मगर इतना ज़रूर याद है, खाना खाने के बाद मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं बेहोश हो गई थी। मेरी बात सुनकर डॉक्टर हैरान रह गई थी, क्योंकि हम लोग आपको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अब पूरा केस आपके बयान पर ही डिपेंड करता है। जब आपके घर वालों को ये बात पता चली तो आपकी देवरानी मेरे पास आई। मैं समझ गई थी ज़रूर वो अपने मकसद के लिए मेरे पास आई थी, इसीलिए मैंने उससे बात करने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने मुझे 10 लाख रुपए दिए और पैसे मेरे सामने रखते हुए कहने लगी, डॉक्टर किसी भी तरह करके ऐसा बोल दें कि सबा के इलाज के दौरान मर गई है, इसी तरह ये केस यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और हम दोनों के बीच जो बात हो रही है इसके बारे में किसी को भनक भी नहीं लगेगा। ये पैसे रखो और अपना मुंह बंद कर लो। मैंने कहा, इसका मतलब यही है पेशेंट को आपने मारने की कोशिश की है। मेरी बात सुनकर पहले तो वो शर्मिंदा हो गई, फिर कहने लगी, हाँ जी, मैं उसे जहर देना चाहती थी मगर धोखे से दे दिया था। मैंने कहा, धोखे से कोई किसी को जहर नहीं देता। तो वो लड़की कहने लगी, मैं अपनी जेठानी को मारकर अपनी छोटी बहन की शादी अपने जेठ से करवाना चाहती थी ताकि हम दोनों बहनें इस घर में राज करें। वो वैसे भी मेरी जेठानी को घर में कोई पसंद नहीं करता। मेरे जेठ उसे डिवोर्स देने पर तैयार नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने उसे मारने का प्लान बनाया और मैंने उसे जहर दे दिया था। उसके पूरी बात पर मैंने उसे कहा था कि आप फिक्र ना करें,
आपकी जिठानी इस दुनिया से जल्द ही चली जाएगी। मगर उसे फंसाने की मैंने पूरी तैयारी कर चुकी थी, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन का रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था और हम दोनों की जो बातें मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई थी, पुलिस को मैंने वो रिकॉर्डिंग दे दी है और पुलिस पहले आपका बयान लेना चाहती है। इससे पहले पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि जहर आपको ज़बरदस्ती नहीं बल्कि खाने में मिलाकर दिया गया है, जिससे शायद आप अनजान हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरी देवरानी इतनी भी गिर सकती थी, उसने मुझे मारने की कोशिश की। ये तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर बहुत भली थी, उसने मुझे बचा लिया। फिर मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला और मुझे याद आया, इसका मतलब उस दिन मेरी देवरानी मेरे खाने में जहर मिलाने के लिए किचन में गई थी। मेरे डॉक्टर से हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई है। इस दुनिया में कितने घटिया लोग रहते हैं, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की जान लेने पर उतर जाते हैं। मैं बार बार उस डॉक्टर का शुक्रिया अदा कर रही थी। डॉक्टर कहने लगी, आप बार बार मुझसे शुक्रिया मत कीजिए, क्योंकि मैंने आपके किए हुए एहसान का बदला लिया है। उसकी बात सुनकर मैं तो चौंक गई थी। मैंने कहा, आपका क्या मतलब डॉक्टर? तो वो कहने लगी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मगर मैंने आपको पहली नज़र में देखते ही पहचान गई थी। जब आपका शौहर आपको यहाँ लेकर आया था, आपको याद नहीं, पिछले 10 साल पहले आपने एक लड़की को सड़क पर खाना दिया था। वो लड़की जो अपनी सौतेली माँ से तंग आकर सड़क पर भूखी बैठी रो रही थी, जिसको आप अपनी नौकरी से आते वक्त अपना लंच बॉक्स दिया करती थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैंने आपको देखा था ना कि मैंने एक दिन ज़रूर डॉक्टर बनूंगी, और देखते ही आज पूरे 10 साल बाद मैं कामयाब डॉक्टर बन गई हूँ। आप मुझे खाना खिलाया करती थी, फिर एक दिन अचानक आप कहीं गायब हो गई। कई दिन तक मैं भूखी तड़पती रही। फिर मैंने फैसला कर लिया, मैं अपना घर छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे बाबा दूसरे शहर में मौत हो गई थी। मैं अच्छी तरह जानती थी मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं हैं। जब मेरे बाबा जिंदा थे तो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत सज़ा देती थी। अभी उसके मर जाने के बाद वो मेरा क्या हाल करेगी, इसीलिए मैं अपना घर छोड़कर भाग आई थी। मेरा टक्कर एक ऐसे इंसान से हुआ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदलकर रख दिया था। दरअसल जब मैं घर से रोते हुए निकली, तभी मेरा एक्सीडेंट एक कार के साथ हो गया था और मुझे काफ़ी गहरी चोट आई थी। वो एक ऐसे कपल की गाड़ी थी जिनके पास कोई औलाद नहीं थी। काफ़ी दिनों तक मैं अस्पताल में रही थी। जब मुझे होश में इन लोगों ने देखा तो मुझे बताया कि उन लोगों की गाड़ी के साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उन लोगों ने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझसे कहने लगे, तुम कहाँ से हो, हम तुम्हें घर छोड़कर आते हैं। मैंने उन्हें अपनी सारी बात बता दी। उन लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा, अब हम तुम्हें अपनी सौतेली माँ के पास कभी भी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम तुम्हें परवरिश करेंगे और तुम्हें अपना लेंगे। मेरा सपना भी पूरा कर दिया और आज मैं यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ। आपको देखकर मैंने सोच लिया था, अब आप भी अपने गुनाहगारों को सज़ा देकर रहेंगी और अब पुलिस को बुला रही हूँ। आप पुलिस को सारे बयान दे दें, क्योंकि आपके ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं और आपकी देवरानी आपको जान से मारने की कोशिश की है। उसकी बात सुनकर मुझे आज इस बात का एहसास हो गया था कि इंसान कभी भी किसी के साथ अच्छाई करता है तो एहसान का बदला एहसान होता है। मैंने इसके साथ अच्छाई की, आज वो मेरे सामने खड़ी है और आज मेरी मदद आज इस लड़की ने की थी, जो अपनी लगन और मेहनत के साथ आज डॉक्टर बनकर मेरी आंखों के सामने खड़ी हुई थी और उसने मेरा इलाज करके मेरी जान बचा ली थी, बल्कि उसने मेरे गुनाहगारों को भी सज़ा दिलवाने की पूरी कोशिश की थी। मैंने उसे कहा था, तुम पुलिस को बुला लो, मैं उन्हें बयान देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर ने पुलिस को बुला लिया था। पुलिस वालों के सामने मैंने सभी बयान दे दिए थे। मेरे बयान के बाद ये बात पक्की हो गई थी, मुझे मेरे देवरानी ने जहर दिया था। इस तरह मेरी देवरानी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन मैंने अपने ससुराल वालों को माफ़ नहीं किया था।
उन लोगों ने मेरे पूरे 10 साल तक मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया था। मैंने अपने साथ किया हुआ एक एक गलत बात पुलिस को बता दिया था, जबकि पुलिस ने बाकी लोगों को भी दहेज के गुनाह में गिरफ्तार कर लिया था। मेरा शौहर अली और मेरी सास मुझसे माफ़ी मांगती रही, लेकिन मैंने उन्हें माफ़ नहीं किया था, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी उन लोगों ने जहन्नम बना दिया था। मुझे बहुत परेशान किया। पुलिस ने जब मेरी देवरानी की मुंह से सारी सच्चाई उगली, और मेरी देवरानी ने ये बात भी बताई थी कि उसने ये जहर अमेरिका में रहने वाले अपने एक दोस्त से डिलीवरी करवाया था, तब मैं समझ गई थी ये उस दिन वो डिलीवरी बॉय वही जहर लेकर आया था। इस तरह जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं उनके साथ भी एक न एक दिन ज़रूर बुरा हो जाता है, और जो लोग दूसरों के साथ अच्छाई करते हैं उनको भी अच्छाई का सिला ज़रूर मिलता है। जैसे मुझे मेरी अच्छाई का सिला डॉक्टर के रूप में मिल गया था। डॉक्टर की तो मैं आज भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद कुछ दिन तक मैं डॉक्टर के साथ उसके घर पर रही थी, क्योंकि वो मुझे अपने साथ लेकर आई थी। फिर एक दिन मेरी मुलाकात मेरे बाबा के पुराने दोस्त, जो मेरे बाबा के फैमिली लॉयर भी हुआ करते थे, उनसे हो गई थी। वो मुझे देखते ही पहचान गए थे और कहने लगे, बेटी मैं तुम्हें न जाने कब से तलाश कर रहा हूँ, तुम मुझे आज इतने सालों के बाद मिली हो। उन्होंने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वो मुझे अपने साथ अपने ऑफिस लेकर गए, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे जायदाद के वो पेपर दिए जो मेरे बाबा ने मरने से पहले मेरे नाम कर दिए थे। मरने से पहले मेरे बाबा ने अपनी आधी प्रॉपर्टी भाई के नाम और आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी, और मेरा भाई अख्तर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे। इसीलिए उन्होंने भाभी के साथ मिलकर जल्दबाजी में मेरी शादी कर दी थी, ताकि ऐसे ख़ानदान में जहाँ से मैं वापस कभी भी नहीं आ पाऊँगी और मैं अपनी ही दुनिया में बिज़ी हो जाऊँगी। मगर लॉयर अंकल ने अपनी दोस्ती बाबा के साथ इतनी गहरी होने के बावजूद भी निभाई थी। मैंने वहाँ पर एक अपना छोटा सा घर बनाकर वहाँ पर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी थी, लेकिन उस डॉक्टर ने भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी। मैं हमेशा उस डॉक्टर के साथ रहने लगी हूँ। उसका घर और मेरा घर बराबर में है। हम दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरा भाई भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है, जो कि मेरा अपना ही सगा खून था। मैं तो उसके लिए अपनी जान भी दे सकती थी। मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरी शादी एक ऐसी जगह करवाई जो लोग बहुत ही ज़्यादा लालची थे। उसके बाद मेरी देवरानी ने मुझे जहर देकर गलत किया था, लेकिन वो तो शुक्र है एंड वक्त पर डॉक्टर ने मुझे बचा लिया था। वो लड़की जो छोटी सी थी, जिसको मैं खाना खिलाया करती थी, वो आज एक डॉक्टर बन गई थी, और उसने भी मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की थी। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन मैं आज समझ गई थी कि हर इंसान का अच्छा रूप और बुरा रूप कब नज़र आता है।